गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के विकास यात्रा। हमने देखा कि भारत में पहले राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र मतलब राजाओं का शासन, और जो नियम कानून तो उस समय भी थे लेकिन स्थायी नहीं थे, उतना स्थायित्व नहीं था। बोलते हैं ना, कोस कोस पे पानी बदले और 10 कोस पे वानी, मतलब परिवर्तन बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है। पानी का, भाषा का, संस्कृति का, ये परिवर्तन बहुत अधिक देखने को मिलता था। तो उसका कारण क्या था? नियम कानून भी अलग अलग होते थे। छोटे छोटे राजा हुआ करते थे और उनके नियम कानून अलग होते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने पूरे भारत पर शासन करने का प्रयास किया, और शासन की सुविधा के लिए उन्होंने कुछ कानून वगैरह बनाना शुरू किया। और इसी रूप में सबसे पहला कानून बनाया उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इससे पहले भी कानून होते बनाते थे वो, जैसे सहायक संधि, ये कानूनी तो था। कोई भारतीय राजाओं के साथ में कैसे व्यवहार करना है, राजा हमारे साथ कैसे व्यवहार करेगा, तो इसके लिए क्या सहायक संधि और उसकी शर्तें। तो ये क्या होता था? कानूनी होता था, और यदि उल्लंघन कर दिया तो सजा मिलती थी। तो वही था। तो पहला 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके बाद में 1781 कौन सा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और ये काय के लिए लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। और फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पीट के समय में वो क्या लेके आए? पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कौन सी चीज? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये पहले से था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन उसके साथ में एक नई संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाए। डायरेक्टर्स मतलब कंपनी के अधिकारी होते थे। डायरेक्टर्स में कंपनी के जो मालिक होते थे ना, वो उसके सदस्य हुआ करते थे, उसके अंशधारक होते थे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में न्यायिक प्रणाली को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनके 1784 में बनाया गया। ये पढ़ा सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितना कर दी? 3 सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 किया गया। और यही द्वैध शासन प्रणाली एक तरीके से बंगाल में शुरू हो गई। इससे पहले लॉर्ड क्लाइव ने भी द्वैध शासन प्रणाली लागू की, वो अलग तरीके की थी। द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। द्वैध शासन, जैसे ही इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में और द्वैध शासन शुरू हो गया। ब्रिटिश सम्राट को पेंशन दी गई, पेंशन निर्धारित कर दी गई, ठीक है, और उसको दे दी पूरी व्यवस्था करने की, कानून व्यवस्था और ये सब कुछ किसको दे दिया? भारतीय राजाओं को दे दिया। अधिकार मतलब इनको क्या दे दिया? उत्तरदायित्व। और इसको क्या दे दिया? शक्ति। ये ब्रिटिश सरकार या कंपनी जिसे बोलेंगे, और ये भारतीय राज्य, छोटे छोटे राज्य, इनको क्या दे दिया? उत्तरदायित्व दे दिया। और क्या नहीं दिया इनको? शक्ति विहीन। और इनको शक्ति दे दिया, और वो भी कैसा? उत्तरदायित्व विहीन। जैसे एक एग्जांपल, बंदूक अपने पास में रख ली और कुछ करना नहीं है उनको, और सिपाहियों को लठ दे दिया और बोले भीड़ है, इसको शांत करा। हथियार उनके पास कुछ है नहीं। तो यहां पर भी क्या हुआ?
भारतीय राजा जो थे, चाहे मुगल बादशाह हो या फिर अवध के नवाब हो, जिनके साथ में संधि की थी, उनके साथ में क्या किया उन्होंने, उत्तरदायित्व दे दिए, शांति व्यवस्था स्थापित करना, पीने के पानी की व्यवस्था, ये सब कुछ उनको दे दिया और एक निर्धारित राशि दे दी, कोटा, इतनी सी राशि है और सब कुछ तुम्हें करना है। और बाकी राजस्व वसूल करने का पूरा अधिकार किसके पास में? कंपनी के पास में, ब्रिटिश के पास में। और उनके पास में कोई उत्तरदायित्व नहीं, उसके बदले में उन्हें कुछ करना है क्या? नहीं। 100 रुपए वसूल कर रहे, 20 रुपए इनको दे रहे कि ये सब कर लेना, और 80 रुपए लेके चुपचाप घर जा रहे। तो इसे क्या बोलते हैं? द्वैध शासन प्रणाली। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, द्वैध शासन प्रणाली। क्लियर हुआ? द्वैध शासन प्रणाली ब्रिटेन मतलब ये बंगाल में लागू की गई थी। लेकिन ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके तहत भी द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन वो अलग तरीके के, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। कुछ मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए और कुछ मामले किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए, इसलिए इसे क्या बोला गया? द्वैध शासन प्रणाली। ये अब हम बात करेंगे, चार्टर एक्ट पढ़ना है हमें। चार्टर एक्ट सबसे पहला है 1813, ये कंपनी के चार्टर एक्ट है। ये एक्चुअली क्या है, जब कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, तब ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने इन्हें 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। पहले भी बताया था, 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी थी। देखो, जो बातें मैं बताता हूं ना, वो मेंस में बहुत काम आएगी आप लोगों को, उसे सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरे जो वीडियो है उसके ऊपर व्यूज बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो रहता है 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का वीडियो रहता है, और जो सिर्फ अपना वीडियो बेचने के लिए बनाते हैं, सिर्फ बेचने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए, उनको नहीं पता सामने वाले के किसी काम का है या नहीं है, तो वो बनाते हैं 15 मिनट का, 10 मिनट का, उसमें ढेर सारा एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करेंगे, ना कि पढ़ाने के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ अच्छा कंटेंट देना, अच्छी तैयारी करवाना, चाहे व्यूज आए या ना आए। तो ये जो हम चर्चा करते हैं, यदि आपके दिमाग में ये बातें थोड़ी सी भी रह गई तो मेंस में लिखने के लिए बड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। और जब हम नोट्स में से कहीं से रटते हैं, उतनी बात याद रह जाती है, तो उससे आगे का पता चलता है, नहीं पीछे का एक आध फैक्ट हमें आता है, उसके बाद में कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन जो हम चर्चा करते हैं, यही मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, रटे वाले क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक, अब हम बात कर रहे थे चार्टर एक्ट 1813। तो जेम्स प्रथम ने 15 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति दे दी, और फिर वो गड़बड़ी करने लग गए, निजी व्यापार करने लग गए। ये फिर समस्या उत्पन्न हो गई, क्या किया जाए इनको, अनुमति दे या न दे। तो फिर वहां पे बोला कि नहीं, इनके लिए हम चार्टर एक्ट बनाते हैं और 20-20 साल के लिए इनको लाइसेंस देते जाएंगे। यदि 20 साल के लिए अनुमति दे दी, उसके बाद में अपन नई शर्तें निर्धारित करेंगे और ये ठीक ढंग से व्यापार करेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर रद्द कर देंगे, इनकी अनुमति रद्द कर देंगे। तो कुछ शर्तें लगा देते थे उसमें व्यापार करने के लिए। तो सबसे पहला है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। क्या महत्वपूर्ण शर्त थी इसमें? 1813, तो पहला तो कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति दी गई। एक एग्रीमेंट बना, उसमें बोला कि ठीक है, तुम और 20 वर्ष तक व्यापार करते रहो। कहां पर? भारत में। अगले 20 वर्ष तक, मतलब ये 1813 से 1833 ईस्वी तक 20 वर्ष तक आप व्यापार करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जरूरी थोड़ी सिर्फ कंपनी व्यापार करे, और भी लोग व्यापार करना चाहे तो कर सकते हैं। कंपटीशन बढ़ा दिया उन्होंने कंपटीशन बढ़ा दिया। क्या बोला? चाय एवं चीनी
के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार हटा दिया। अब क्या हुआ कि कंपनी तो भारत में व्यापार करेगी, लेकिन दूसरी कंपनियां भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकती है, लेकिन चीन के साथ और चाय का व्यापार, ये दो चीजों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी। इसके ऊपर ये इन वस्तुओं का इस देश के साथ में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी नहीं करेगी। मसालों का व्यापार कोई भी कर सकता है, कपड़े का व्यापार कोई भी कर सकता है, लेकिन चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और चीन में किसी भी चीज का व्यापार करना हो तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये क्लियर हो गया? तो चीन और चाय के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर कंपनी के व्यापाधिकार को समाप्त कर दिया या हटा दिया गया। दूसरी कंडीशन समझ में आ गई? ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ये क्वेश्चन भी बनता है, किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। क्लियर एकदम? ये क्वेश्चन बना है, पीएससी ने पूछा है। किस एक्ट के तहत? 1813 का चार्टर एक्ट, उसमें दिया रहेगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1909 का भारत शासन अधिनियम या मार्लेमेंटो सुधार, और एक दिया रहेगा चार्टर एक्ट 1813। अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत में शिक्षा के लिए भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया खर्च करने का निर्णय लिया गया। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया खर्च करने का निर्णय लिया गया। देखो, अभी तक सरकार कोई शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देती थी, लेकिन अब बोला जब तक ये भारतीय लोग अनपढ़ रहेंगे तो अंग्रेजों को क्या होगा? काम करने में असुविधा होगी, क्योंकि वो पानी मांगेंगे, हम चाय दे देंगे उनको, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो उनको ऐसे कलर चाहिए थे जो उनकी बात को समझ सके और फिर अपनी भाषा में बाकी सबको वो समझा सके। ऐसे लोग उन्हें चाहिए थे। तो उन्होंने क्या किया? वे शिक्षा के ऊपर भी खर्च करो, कहीं स्कूल खोल दो, वहाँ कुछ फैसिलिटी दे दो, निःशुल्क शिक्षा, ऐसा ढेर सारे उन्होंने करने की कोशिश की। भले वास्तव में नहीं किया होगा उन्होंने, क्योंकि उनको ऐसा भी लग रहा था यदि पढ़ लिख लेंगे तो फिर हमें हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमको बोलेंगे जहाँ से आए हो वही चले जाओ। तो इसलिए ज़्यादा शिक्षा के ऊपर भी पूरा ध्यान शिक्षा के ऊपर भी नहीं दे सकते थे। आज भी होता है। तो भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, बस ठीक है, 4 ही बहुत है। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 5 नंबर का। 1-2 लाइन में अपन ने परिभाषा लिखी उसकी, कब लाया गया था, क्यों लाया गया था, और फिर कर लिया है। 4 नंबर मिलना चाहिए आपको, 5 में से 4, 5 में से 4। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, ये चार्टर एक्ट के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं सर आप? हाँ जी, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो है वो किसके
चार्टर एक, टॉपिक है सर चार्टर एक। हेलो। हाँ हाँ बोल रहा हूँ मैं, जरा कनेक्ट नहीं हुआ है इसमें, इसको कनेक्ट कर। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि सर ये कौन सा मतलब आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया मैडम, मैं यहाँ चर्चा कर रहा था, आपका क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं डिस्कस उसके ऊपर। जी सर। रुको अभी। देखो चार्टर एक, अभी आपने 2-3 दिन से क्लास अटेंड नहीं की होगी, इसलिए समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत की है, भारतीय संविधान की शुरुआत की है, तो संविधान कैसे बना भारत का संविधान, उससे संबंधित ये प्रावधान हम पढ़ रहे हैं। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर व्यापार करने के लिए आई थी, तो कंपनी अपने हिसाब से शासन करती थी। फिर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार से कर्ज मांगा। तो भाई कंपनी किस तरीके से शासन करे भारत में, कंपनियों का भारतीयों के प्रति क्या दायित्व होंगे, किस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली होगी, ऐसा तो नहीं कि एकदम लूट खसोट ही करने लग गए, नहीं। तो उसको कंपनी को की गतिविधियों को भारत पर नियंत्रित करने के लिए चार्टर एक्ट बनाए गए थे। कंपनी की भारत में की जाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ये चार्टर एक्ट बनाए गए थे। कंपनी को अनुमति देना पड़ता था व्यापार करने की, तो भाई व्यापार करने की अनुमति क्यों देंगे, तो भाई ये शर्तें हैं हमारी, इसके अनुसार काम करोगे तो तुम्हें अनुमति देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है। तो ये शर्तें हैं जो कंपनी के ऊपर थोपी जाती थी कि आपको इसके अनुसार काम करना है। अब जैसे इसमें क्या किया, कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति दे दी, लाइसेंस उनका रिन्यू कर दिया, लेकिन क्या चाय और चीन, चाय के साथ चाय का व्यापार और चीन का व्यापार केवल कंपनी करेगी, बाकी पूरा व्यापार कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी ब्रिटिश जो व्यापारी है भारत में आकर व्यापार कर सकता है, ठीक। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी। अब देखो ये जो पब्लिक मॉन्टेसरी स्कूल या लिटिल फ्लावर या ऐसे जितने भी क्रिश्चियन स्कूल मिलते हैं, तो ये इसी समय 1813 से, और उन्होंने इंग्लिश शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। दक्षिण भारत में ज्यादा हुई, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहाँ से आते थे, जहाज से आते थे और उतरते थे वहीं पर, तो उन्होंने मद्रास, केरल, बॉम्बे, कलकत्ता, इन स्थानों को चुना। ये इनका सबसे पहले विकास भी हुआ, बात समझ में आ रही है। तो ये वही इंग्लिश भी वहाँ पावरफुल, इंग्लिश भी वहाँ पावरफुल मिलेगी, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में बात करते थे और इंग्लिश में स्कूल खोलते थे, इंग्लिश में पढ़ाते थे, तो इंग्लिश में वहाँ के लोगों की पावरफुल मिलेगी। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितना खर्च करने का प्रावधान, 1 लाख रुपए। क्वेश्चन छोटा था, समय हमने ज्यादा दे दिया इसको। अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। तो पहली तो शर्त यही रहेगी, कंपनी को फिर से 20 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति दे दी गई, 20 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति दे दी गई। लेकिन बड़ी कठिन शर्त क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा था 2008 के पीएससी में। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, पहले चाय और चीन को छोड़कर तो पहले ही समाप्त कर दिया था, लेकिन अब चाय और चीन का भी समाप्त कर दिया। अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी या कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में आकर या चीन में जाकर किसी भी वस्तु का व्यापार कर सकता है। ये क्वेश्चन बना था, हमने ये याद कर लिया था, हमने यही लिखा और गलत भी हुआ, क्योंकि पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया, 1833 में, और चाय और चीन को छोड़कर कब समाप्त किया था, 1813 में। ये चीजें हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि जिसका एक और केवल एक आंसर होता है ना, पीएससी ऐसे क्वेश्चन कम पूछता है। ऐसे क्वेश्चन निकालता है जहां विद्यार्थी स्टूडेंट जो होता है वो कंफ्यूज हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं, और ऑप्शन में दोनों देते रहते हैं। यदि एक ही दे तो हम तो कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन दोनों ऑप्शन दे देते हैं तो फिर बड़े गलती की संभावना वहां पर बढ़ जाती है।
बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, ठीक। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, यहां से क्वेश्चन अक्सर उठता है, ठीक है, गवर्नर जनरल। फिर भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। और इनके दो उत्तर होंगे, दो उत्तर होंगे इनके, प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम। जैसे बंगाल का गवर्नर कौन, क्लाइव, ठीक। अब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी होगा, अंतिम गवर्नर। फिर जो गवर्नर था उसको बोला आज से तुम क्या बन गए, गवर्नर जनरल बन गए, तो अंतिम गवर्नर हो गया बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। अब बात आई भारत का गवर्नर जनरल 1833। अब 1833 में भारत में था विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 1828-29 में नियुक्ति हुई इसकी। 1828 में किस पद पर नियुक्ति हुई, बंगाल का गवर्नर जनरल, इस पद पर नियुक्ति हुई। लेकिन 1833 में नया कानून बन गया और बोला कि आज से बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो इसको प्रमोशन मिल गया और ये क्या बन गए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्लियर एकदम। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक। फिर हम देखते हैं 1858। अब यही क्वेश्चन हम क्लियर कर देते, ये पूरा यही खत्म करेंगे। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। यहां एक इतना अच्छा क्वेश्चन बनता है, बड़ा मीठा क्वेश्चन है। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था वहां एक टीचर पढ़ाते थे कभी, तो उन्होंने वही बताया था 1857 की क्रांति के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। क्या बताया था, लॉर्ड डलहौजी। सही है क्या उत्तर है, कैनिंग थे। लॉर्ड डलहौजी किसको पता है, आपको नहीं पता? हाँ विजय, आपने क्या पढ़ा? 1857 की क्रांति, गवर्नर जनरल, बताओ। सर वो तो नहीं पढ़ा, लॉर्ड डलहौजी नहीं पढ़ा। लॉर्ड डलहौजी नहीं पढ़ा आपने? देखो लॉर्ड डलहौजी 1848 में नियुक्त हुए और 1856 में उनकी विदाई हो गई, 1856 में विदाई हो गई। लेकिन क्रांति कब हुई, 1857 में। तो जब 1857 में 1856 में लॉर्ड डलहौजी की विदाई हो गई थी, तो उनकी जगह कौन नियुक्त हुआ, लॉर्ड कैनिंग। बड़ा सीधा सिंपल व्यक्ति, बड़ा सीधा सिंपल व्यक्ति। लेकिन पहले वालों ने बहुत उल्टा सीधा करके रखा था। तो अब वो तो एक बार क्या हुआ, अकबर बिरबल की कहानी सुनाई क्या मैंने? हाँ नहीं सुनाई? सुना दो। अरे यार तुम्हें सुनाई क्या? नहीं सुनाई। एक बार अकबर और बिरबल दोनों बगीचे में घूम रहे थे, बगीचे में घूम रहे थे। तो एक गधा भी घूम रहा था। कौन घूम रहा था? गधा।
तो वो है ना घास खा रहा था, घास खा रहा था और तंबाकू नहीं खाता था, तंबाकू नहीं खा। यार ये दूसरी कहानी सुनाने लग गया, ये कहानी नहीं, इसको बाद में सुनाएंगे। वो एक अंग्रेज है ना और बिरबल। तो अंग्रेज बिरबल से बोलते हैं यार तुम इंडियन कैसे हो, कोई गोरा, कोई काला, कोई मोटा, कोई नाटा, कोई ऊंचा, कोई पतला, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हो। और हम अंग्रेज देखो बोले कैसे, सब एक ही कलर के, बोले गोरे गोरे सब एक ही कलर के। तो बिरबल साहब बोलते हैं हाँ साहब बात तो बिल्कुल सही है, क्या कि गधे सब एक ही कलर के होते हैं बोले, और घोड़े जो होते हैं वो अलग अलग कद काठी के अलग अलग रंग के होते हैं बोले। तो ये चलता है अपने प्रकृति का नियम है। तो ऐसे ये यहाँ पे अब अंग्रेज तो अंग्रेज, भारत तो सिर्फ अंग्रेजों के नाम से जानते थे उनको, भारत के लोग किसके नाम से, अंग्रेजों के नाम से जानते थे। अब उनको थोड़ी मालूम कि ये अच्छा व्यक्ति है या कैसा व्यक्ति है। लॉर्ड डलहौजी ने इतना कुछ करके रखा हुआ था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने की बात की उन्होंने, और वो अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया, पंजाब को हड़प लिया, और साथ में हड़प नीति के तहत वो बच्चों को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया। राजा की मृत्यु होती तो उसके बाद में उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स वाली नीति के तहत। और अब उसका ट्रांसफर भी हो गया, लेकिन अब आया लॉर्ड कैनिंग। उसने तो ये सोचा था कि ये जितनी भी हलचल हुई है इसको क्या कर दूं मैं, शांत कर दूंगा, लेकिन नहीं, पब्लिक तो एकदम विद्रोह पे उतारू थी, उसको पता भी नहीं क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, बस विद्रोह हो गया। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार गवर्नर जनरल कौन था? तब लॉर्ड डलहौजी आएगा। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फिर कौन आएगा? लॉर्ड कैनिंग। बात क्लियर हो गई एकदम। जिम्मेदार कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और जब क्रांति हुई तब पदस्थ कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर एकदम। अब जब ये क्रांति हुई तो डलहौजी ने प्रबंध भी करके रखा था पूरा, कि ऐसा कोई विद्रोह हो जाता तो उसे दबाना कैसे है। टेलीग्राफ प्रणाली लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की। पहली रेल भारत में 16 अप्रैल 1853। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो ट्रेन क्यों चलाई थी? इसलिए नहीं कि विजया पोस्ट मास्टर बन जाएगी तो यहाँ से वहां जल्दी से दौड़ते हुए डाक देने चल जाएगी, इसके लिए नहीं किया था उन्होंने। इसके लिए किया था कि कहीं पे भी क्रांति हो तो हमारे 100 सैनिक तत्काल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। हमारी ट्रेन रहेगी, वो लोग पैदल जाएंगे और हम कैसे जाएंगे? ट्रेन में बैठ के चल जाएंगे। तो ये 100 ही सैनिक जो है वो 10 जगह भी लड़ लेंगे और रहेंगे 100, और हर 10-10 जगह 100-100 से लड़ते रहेंगे तो 1000 के बराबर हो जाएंगे। ये उनकी प्लानिंग थी और उन्होंने किया भी ऐसे। उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में चल रहा था। तो भारतीय क्रांति तो दब गई, असफल हो गई 1857 की क्रांति। लेकिन एक डर तो बन गया अंग्रेजों के मन में। ये सफलता थी 1857 की क्रांति की सफलता थी। क्या कि अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अब हम भारतीयों को ज्यादा दिन तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें कुछ नई प्लानिंग तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया फिर? 1858 का भारत परिषद एक्ट, अभी पढ़ेंगे अपन। 1858 का भारत परिषद एक्ट लाया और उसमें क्या बोला? ये गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, अब गवर्नर जनरल का पद नहीं रहेगा। गवर्नर जनरल मतलब कंपनी के अधीन था, ठीक। और अब क्या कर दिया उन्होंने? वायसराय। अब क्या कर दिया? वायसराय। और वायसराय सीधा किसका? ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि। ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होता था वायसराय। तो अब वायसराय भी दो हो गए, ये अंतिम और ये प्रथम।
तो लॉर्ड विलियम जो कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वाइसराय। क्लियर हो गया क्वेश्चन में? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। यानी ये क्वेश्चन बन गया, लॉर्ड कैनिंग के समय में तो अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वाइसराय। और वाइसराय का पद कब गठित हुआ? 1858 के भारत परिषद एक्ट के तहत। भारत परिषद एक्ट के तहत। अब 1947 में भारत आजाद हो गया। 1947 में भारत आजाद हो गया। तो भारत आजाद हो गया, तब कौन था भारत में? वाइसराय। वाइसराय जब आजादी की प्रोसेस चल रही थी तब वाइसराय थे। लेकिन फिर जब आजाद हो गया तो बोले अब वाइसराय, ब्रिटिश सत्ता तो खत्म हो गई, सम्राट की सत्ता खत्म हो गई, तो अब कौन रहेगा? फिर पहले जैसे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन बने? गवर्नर जनरल। अब इसके ऊपर ब्रिटिश आधिपत्य कुछ नहीं। तो भारत का अंतिम वाइसराय कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के समय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर हो गया इसका? अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। फिर क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। क्या बताया क्वेश्चन? इसको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है, समझना भी पड़ता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वाइसराय भी वही और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी वही। अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। अब जब 1947 में 15 अगस्त 1947 है, परसों के दिन तो नहीं, कल ही तो था 15 अगस्त, तो हमने स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाई और 77वां स्वाधीनता दिवस। 77वां स्वाधीनता दिवस। वर्षगांठ कौन सी? 76। और दिवस कौन सा? 77वां दिवस मनाया। तो जब ये अधिनियम पारित हुआ तब ये निर्णय, ये दो अधिराज्य बने, एक भारत और एक पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो भारतीयों में वही गवर्नर जनरल कौन? माउंटबेटन। और पाकिस्तान में कौन बना? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। अब उन्होंने बोला जब अंग्रेजों से आजाद हो गए तो हमें गवर्नर जनरल की जरूरत क्या है? गवर्नर जनरल पद है तो उसको कोई भी बैठ सकता है, हमारे यहाँ योग्य लोगों की कमी थोड़ी है। तो फिर वहां कौन बन गया? मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमारे देश में कानाफूसी होगी फिर, अरे ये तो गलत हो गया, हमने तो गलत कर दिया, गलत कर दिया। तो फिर हमने भी क्या किया? बोले नहीं, भारतीय गवर्नर जनरल भारत का होना चाहिए। तो फिर हमने बना दिया सी राज गोपालाचारी। सी राज गोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल एक ही बने, पहले भी यही और अंतिम भी यही, सी राज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। पहले और अंतिम नहीं, पहला तो वो था माउंटबेटन, लेकिन भारतीय शब्द लग जाए तो फिर सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर उठता है, कंफ्यूज होते रहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। कुछ कमी बेसी रहे तो वीडियो को फिर से देखो, बार बार देखो तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम वापस चलते हैं 1833। क्या कहा है इसमें? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्लियर हो गया? दोनों प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और मद्रास जो है वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई है। ठीक है।
मद्रास एवं बंबई के गवर्नर जनरल को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया मतलब अब ये कानून नहीं बना सकते थे। कानून सिर्फ कहाँ बनेगा? कलकत्ता में। कलकत्ता में बनता था। बंगाल प्रेसिडेंसी में कानून बनते थे और वही कानून काय के ऊपर लागू हो जाते थे? मद्रास और बॉम्बे के ऊपर भी वही कानून लागू हो जाते थे। अभी जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें कितने सदस्य थे? 3 थे। पहले 4 थे, फिर 4 से घटाकर कितना कर दिया? 3। अब इसमें कितना कर दिया अमरदीप? नहीं जी, 4 कर दिया था। और चौथा सदस्य कौन था? विधि सदस्य, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उसमें लिखेंगे इसे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधिक परामर्श हेतु चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया। विधि सदस्य को शामिल किया गया। क्लियर एकदम ये पॉइंट भी। अगला पॉइंट, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन। प्रथम विधि आयोग का गठन। प्रथम विधि आयोग का गठन। सिविल सेवकों के, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, सिविल सेवकों के चयन हेतु, सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसी समय क्या हुआ था, जो विलियम बेंटिक था ना, वो बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा, बड़े अच्छे काम किए उन्होंने। सामाजिक सुधार उसने बहुत अधिक किए थे विलियम बेंटिक ने। कौन कौन से? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया उसने। कब? 1829 में। और इसी अधिनियम के तहत जो है 1843 में क्या किया था? दास प्रथा पर प्रतिबंध। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। और इसी एक्ट के तहत लगा है। मतलब सती प्रथा पर तो पहले लगा दिया था विलियम बेंटिक ने, लेकिन इस अधिनियम के तहत काय के ऊपर? दास प्रथा पर प्रतिबंध। कब? 1843। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया या प्रतिबंध लगाया गया। अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 क्या होगी? अर्जुन कुमार, पहली लाइन। 20 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी गई। कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति दी गई। भारत के लिए
12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। आगे चलकर इसे लघु संसद कहा गया। ये क्वेश्चन बन सकता है, लघु संसद कहा गया। किसे कहा गया था? गवर्नर जनरल की विधान परिषद को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1853 के तहत 12 सदस्य। पहले जो कम सदस्य हुआ करते थे, पहले 4 थे, फिर 3 हो गए, फिर 6 कर दिए और फिर 12 कर दिए थे। तो इस अधिनियम के तहत कितनी हो गई थी? 12। और इसे क्या कहा गया? लघु संसद। बंगाल के लिए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। विधि आयोग का सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले। कब बना था विधि आयोग? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बना था। ठीक है। और विधि सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था? लॉर्ड मैकाले को। लेकिन एक और मैकाले आयोग आएगा, मैकाले आयोग। मैकाले आयोग, और इसका गठन हुआ था 1854 में, लेकिन इसी चार्टर एक्ट के तहत। चार्टर एक्ट के तहत 1854 में मैकाले आयोग का गठन किया गया। मैकाले आयोग का गठन किया गया, जिसका संबंध भारतीय सिविल सेवा से था। भारतीय सिविल सेवा से था। कोई क्वेश्चन भी बनते हैं ना, डलहौजी के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन अमरदीप? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कार्नवालिस। और दूसरा नाम किसका आता है? डलहौजी का नाम आता है ना? देखो अलग अलग बुक में दोनों नाम मिलेंगे। तो इसने ये आयोग का गठन किया था सिविल सेवा के लिए, इसलिए इसका नाम भी आता है। जो 1833 में विधि सदस्य था, तो उसमें अलग से लिखा ना अपने चौथे सदस्य के रूप में, लेकिन उसे वोट देने का उस समय अधिकार नहीं था, पूर्ण सदस्य नहीं था वो, सिर्फ कानूनी सलाहकार था, सलाह देने के लिए था। मानना नहीं मानना अलग बात थी, लेकिन इस अधिनियम के तहत उसे पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। लिखेंगे इसे। कार्यकारिणी परिषद की कार्यकारिणी परिषद के विधि सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। ये जो 1854 में मैकाले आयोग बना था सिविल सेवा के लिए, तो सिविल सेवा की जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो इसकी परीक्षा कैसी हो, माध्यम क्या हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, एग्जाम सेंटर कहाँ पे हो, भारत में हो या ब्रिटेन में हो, इन संबंध में विचार विमर्श करना इस आयोग का काम था। तो 16 जुलाई, लिखना नहीं ऐसे ही समझ सकते हैं, 16 जुलाई 1855 की बात करें, 16 जुलाई 1855 ये आयोग 54 में बना और उसने अनुशंसा दी। तो उसके आधार पर
16 जुलाई 1855 में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारतीयों के लिए लंदन में किया गया और अंग्रेजी माध्यम में किया गया। लंदन में परीक्षा होती थी आईसीएस की, इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस परीक्षा कहाँ पे हुई? लंदन में। और किस माध्यम में होती थी? इंग्लिश में। किसी भारतीय को देना है, हेमलता को देना है तो कहाँ जाएगी वो? लंदन के। फॉर्म कहाँ मिलेगा? लंदन में मिलेगा। हम तो कब की बात कर रहे हैं? 1855 की बात कर रहे हैं। जब मैंने 1994 में बीएड का फॉर्म 1997 में जब बीएड का फॉर्म भरा था मैंने, प्री बीएड बोलते थे उसे, तो मैं भोपाल गया था फॉर्म लेने के लिए। फॉर्म लेने के लिए भोपाल गया था, फिर खरीद के लाया, फिर मुल्ताई में ले जाके भरा उससे। ऐसा नहीं कि वहीं के वहीं भर के जमा करते, नहीं, इतनी समझदारी नहीं थी हमारे अंदर। मुल्ताई में लाया, फिर भरा, बैंक ड्राफ्ट बनवाया, सब कुछ किया, फिर उसे जमा करने के लिए कहाँ जाए? कहाँ जाना है? भोपाल जाना है। लेकिन वहाँ थोड़ा सा समझदारी से काम लिया, क्योंकि जो व्यापम बोलते थे उस समय, व्यापम चिनार पार्क वाला, तो लिफाफे में देता था और लिफाफे के ऊपर व्यापम का एड्रेस लिखा था। खाली जगह थी प्रेषक के लिए, उसमें अपना एड्रेस भर लिखना होता था। पोस्ट ऑफिस में जमा करते 10-15 रुपये चार्ज रुपये। फिर हम एग्जाम देने के लिए भोपाल गए, है ना। तो ऐसा था इनका काम। अब तो बढ़िया है ना, घर बैठे ऑनलाइन। तो कितना टाइम लगता था भोपाल जाने में? नहीं, ट्रेन तो वही चलती थी जो पहले थी, उतनी स्पीड से? उतनी स्पीड से पैसेंजर चलती थी ना। पैसेंजर, छत्तीसगढ़, सदन, ये सब ट्रेन होती थी। तो चलो, कुछ तो सुधार हुआ। तो ये ब्रिटेन में परीक्षा हुई, तो याद रखना पहली बार कब हुई थी? 1855 में, है ना। 1855, 16 जुलाई 1855 में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारतीयों के लिए किया गया पहली बार। कहाँ हुआ? लंदन में। और लैंग्वेज क्या थी उसकी? इंग्लिश हुआ करती थी। और आयु बड़ी कम थी, 18 से 23 वर्ष। 18 से 23 वर्ष। अभी यदि पीएससी की आयु इतनी कर दी जाए तो क्या होगा? इसमें से कितने लोग बाहर हो जाएंगे? और भी बाहर हो जाएगा, आप नहीं होंगे। एक आध चांस मिलेगा, 1-2 3 चांस मिलेगा। तो अभी मतलब 19 वर्ष की हुई। अच्छा, तो 19 तो 20, 21, 22, 23 4 चांस आपको मिल सकते हैं। हेमलता आपको एक चांस मिलेगा। अर्जुन ने सेम स्थिति है, कहना गरीब आदमी, कहना क्या करेगा। हमने कहना दूसरे कामों में पूरा समय बिता दिया। चलो कोई बात नहीं। तो बड़ा कम समय था ना, 18 से 23 वर्ष। 23 वर्ष में हमें समझदारी नहीं आती। अब वहाँ ब्रिटेन में जाना, और फिर क्या धीरे धीरे आयु बढ़ाने की बजाय क्या कर दिया इन्होंने? कम कर दिया। एक समय ऐसा 19 वर्ष कर दिया था। फिर भारतीयों ने इसका विरोध किया। ये क्वेश्चन बनता है ना, तो भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? लॉर्ड डलहौजी जी का विरोध क्यों किया? तो ये सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की आयु क्या धीरे धीरे घटाते चले गए थे, तो 19 वर्ष कर दिया था। 19 वर्ष की उम्र में कैसे जाएंगे ब्रिटेन, लंदन, इंग्लिश सिविल सेवा की परीक्षा? किसने पास किया था सबसे पहले? सत्येंद्रनाथ टैगोर। हाँ, बोस सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1865 में सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1865। उसके बाद तो सुभाष चंद्र बोस वगैरह बहुत से लोगों ने की। फिर जब भारतीयों ने इसका विरोध किया तो पहली बार भारत में परीक्षा आयोजित की गई थी। विजया बताएगी कब? नहीं पढ़ा हमने तो अभी तक, कोई बात नहीं। 1922 में। 1922 में। और कहाँ हुई थी वो भी? इलाहाबाद में। लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में भी आयोजित की गई थी। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। 1922 में लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में। एक सेंटर लंदन में था और दूसरा इलाहाबाद में था। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 एक पॉइंट इसमें लिखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चन बनेगा भी।
PWD विकास, PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। 1853 का चार्टर एक्ट तो कोई पढ़ता भी नहीं है, कोई पढ़ाता भी नहीं है। कई लोग कई किताबों में सिर्फ इतना मिलेगा 1813, 1833, उसके बाद 1858 सीधा। तो हम कैसे लगाएंगे इसके ऊपर टिक? लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, लेकिन याद रखना 1853 PWD विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक। अब हम पढ़ेंगे भारत परिषद एक्ट 1858। भारत परिषद एक्ट 1858। हमने 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ लिया, पढ़ा ना? भारत के संदर्भ में पढ़ना है। कब पढ़ेंगे हम? जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी से पढ़ेंगे। अभी तो हमें सिर्फ अधिनियम के रूप में पढ़ना है। 10 मई 1857, अभी लिखना कुछ नहीं, हिमलता। 10 मई 1857 क्या है? क्रांति की शुरुआत हुई। और कहां से हुई थी? मेरठ छावनी से हुई थी। और चलते रही। क्रांति का नेता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और इस समय वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और जैसे ये क्रांति शांत हुई, समाप्त हुई, अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। तो ब्रिटिश महारानी कौन थी? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। उनका एक घोषणा पत्र आया, वो महारानी तो नहीं आई, उनका एक घोषणा पत्र आया। और लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में उसे पढ़कर सुनाया। कहां पढ़कर सुनाया? इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। क्यों सुनाया? दिल्ली में भी तो जा सकते थे सुनाने के लिए। राहत शिविर था उनका। इलाहाबाद में क्या था? राहत शिविर था। क्रांति में जितने घायल वगैरह हो जाते थे तो उनको कहाँ पहुंचाते थे? राहत शिविर में, इलाहाबाद में। तो सबका जमावड़ा वही हो गया। तो लॉर्ड कैनिंग भी वही थे। तो महारानी का घोषणा पत्र जो आया, संदेश जो आया, वही पढ़ के सुना दिया। और वही क्या कहलाया? 1858 का परिषद एक्ट, भारत परिषद एक्ट। तो 1858 कहाँ पढ़कर सुनाया इसे? इलाहाबाद में। किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अब ये पद बदलते चले गए। अब पद बदलते चले गए। भारत का शासन कंपनी से लेकर भारत का शासन कंपनी से लेकर किसको दे दिया? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। अब से वो कंपनी भारत में शासन नहीं कर रही है, अब ब्रिटिश सरकार शासन कर रही है। वो संसद शासन करेगी, अब सीधा संसद शासन करेगी। और भारत को क्या बना दिया उन्होंने? एक विभाग। और जैसे भारत में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ऐसा होता है, तो वैसे उन्होंने क्या बना दिया? एक भारत विभाग। और उसके लिए क्या बना दिया? एक मंत्री, भारत मंत्री होता था। वो भारतीय नहीं होता था। कहाँ का होता था? ब्रिटेन का होता था। भारत में नहीं रहता था। वो कहाँ रहता था? ब्रिटिश संसद में बैठता था। कहाँ बैठता था वो? ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था वो। और भारत संबंधी मामले पूरे वो देखता था। भारत के लिए कोई प्रस्ताव रखना है, टैक्स कम करना है, ज्यादा करना है, तो वहां प्रस्ताव रखता था, वहां पारित होता था और भारत पे लागू कर दिया जाता था। भारत के लोग वोटिंग नहीं करते थे उसमें, कि जैसे अभी करते हैं ना, हमारे विधायक सांसद महोदय वोटिंग करते हैं। उस समय अधिकार था कि इनको
वो ब्रिटिश वही वही बोल देते थे, हाँ करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, चलो कर दो, क्या करना पड़ता है जान। तो क्लियर हो गई पहली शर्त, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया और भारत के लिए भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई। इस एक्ट के द्वारा 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी, समाप्त कर दी, द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी। तो किस किस को समाप्त किया होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और उसकी जगह कौन बने? पार्लियामेंट जैसे लोग, एक भारत मंत्री और एक भारत सचिव, और दो पद होते थे, भारत मंत्री, भारत सचिव। क्लियर हो गया? पहला तो शासन प्रणाली कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दी, और जो द्वैध शासन प्रणाली जो 1784 में स्थापित की गई थी। अब ये देखो, यहाँ क्वेश्चन यदि बन जाए, जैसे पिछली बार चुनाव क्वेश्चन पूछा था ना अमरदीप कि 1909 के या 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत अंतिम बार चुनाव कब हुए थे? आया था ना क्वेश्चन 1943-44 में जो हुए थे, 46 में हुए थे, है ना? ये क्वेश्चन बना था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 1784 में जो द्वैध शासन लागू किया गया उसे कब समाप्त किया गया? क्या अमरदीप आपको उत्तर पता था इसका? नहीं पता था, जबकि कितनी बार पढ़ा होगा हमने। तो ऐसे हो जाते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं ना नया कुछ ना कुछ हमारे समझ में आ जाता है। तो कब समाप्त किया गया उसे? 1858 के भारत परिषद एक्ट के तहत, और वो दोनों समाप्त कर दिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको समाप्त कर दिया। और उनकी जगह कौन सा विभाग लाया? भारत राज्य सचिव, अभी बताया ना मैंने, मार्ले मिंटो। तो एक सचिव और एक मंत्री। तो हाँ, मंत्री वहां होता था, नहीं वायसराय तो रहेगा, वायसराय तो रहेगा, वो नाम मात्र का हो गया, लेकिन निर्णय करने के लिए एक मंत्री होगा जो ब्रिटिश संसद में बैठेगा, और उसका एक आईएएस अधिकारी, वो कौन कहलाता है? सचिव। अभी भी होते हैं कि नहीं, जैसे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश शासन मुख्य सचिव, तो वैसे एक सचिव ये दिए गए उनके स्थान पर। ठीक, लिखेंगे दोनों समाप्त कर दिए। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इनमें से कम से कम आधे सदस्य ऐसे हो जो भारत में 10 वर्ष की सेवा दे चुके हो। एक भारत राज्य सचिव का पद, और उसके लिए क्या बनाया? 15 सदस्यीय परिषद। 15 सदस्यों को नियुक्ति कैसे देंगे? होते तो अंग्रेजी थे, लेकिन वे कैसे नियुक्त करेंगे? तो ऐसे सदस्यों को जो 10 वर्ष या उससे अधिक समय से भारत में काम कर रहे, जो भारतीय परिस्थितियों से वाकिफ हो। अब रहेंगे तो ब्रिटेन में ही है, ठीक, वही काम करेंगे भारत के लिए, भारत में रह के नहीं करना है,
वहीं से करना है। अब इनका वेतन कहाँ से देंगे? ब्रिटेन से ही दे देंगे, है ना। अब ब्रिटेन में रह रहे हैं, काम भारत का कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? ब्रिटेन के लिए कर रहे हैं। तो वेतन कहाँ से देना चाहिए? ब्रिटेन से देना चाहिए। लेकिन देते कहाँ से थे वो? भारत के राजस्व से देते थे। तो फिर जितना भी विरोध हुए ना, बाद में जो आंदोलन हुए, तो यही तो बोलते थे कि सेना तुम रखते हो तुम्हारी सुरक्षा के लिए, और वेतन किससे लेते हो? भारतीयों से। तो भाई तुम्हारे इससे, अबे तुमने सुरक्षा गार्ड रखे हैं आपकी सुरक्षा के लिए, तो अपने देश से पैसे दो, हमारे यहाँ से क्यों दे रहे हो? तो यही बात यहाँ पे भी उठी थी। यही विरोध का कारण था। भारतीय लोग विरोध क्यों करते थे? इन्हीं सब कारणों से विरोध करते थे कि तुम अपने हिसाब से, जैसे मैं भीमपुर जा रहा हूँ, बस से जा रहा हूँ, 4 व्हीलर से जाने लग जाऊँ और बोलूँ कि इतना आने जाने में किराया लग गया, तो वेतन सरकार मुझे बोलेगी चल जा, तो इधर से हजारों मिल जाएंगे पढ़ाने वाले। यही होगा कि नहीं? लेकिन ब्रिटिश सरकार ऐसा बोलती थी क्या? नहीं, वो खुद बोलते थे हम देंगे भारत के इससे। तो ये समझने के लिए ठीक है। सेना का खर्च हो, ब्रिटिश अधिकारियों का हो, कर्मचारियों का जो भी हो, उनका वेतन कहाँ से दिया जाता था? भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था। कोई भी क्वेश्चन बन जाए कि भारतीय ने अंग्रेजों का विरोध क्यों किया, तो ये पॉइंट उसमें नोट कर लेना, 100% डालते चले जाना। हर चाहे वो कोई भी किसान आंदोलन हुआ या जो भी हुआ हो, वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। अब हम पढ़ेंगे 1861 भारत परिषद एक्ट 1861। अब देखो ये सदस्यों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, क्या बन रहा है? भारत के लिए एक विधान परिषद बन रहा है। ठीक है, वायसराय की जो कार्यकारिणी सभा रहेगी वो विधान परिषद बनेगी या राज्यसभा बनेगी। वायसराय, क्योंकि ये पूरे मनोनीत हो जाए। जहां निर्वाचित सदस्य अभी आएंगे अपने पास में, निर्वाचित सदस्य, तो वो क्या बनेगी? लोकसभा। वो क्या बनेगी? लोकसभा। और जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, तो वो क्या बनेगी? राज्यसभा। राज्यसभा जैसे वायसराय सेम राष्ट्रपति या राज्यपाल, जिनको उतना कोई अधिकार नहीं। लेकिन ये जो राज्य परिषद की बात कर रहे हैं, सचिव की बात कर रहे हैं, तो ये निर्वाचित सदस्यों को मिलते जाएंगे अभी, है ना। तो इसमें याद रखना बराबर, आगे पढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन तैयार करेंगे। क्योंकि वायसराय बाद में चलकर कौन बनेगा? राष्ट्रपति या राज्यपाल। राज्य की दृष्टि से राज्यपाल और देश की दृष्टि से राष्ट्रपति। तो भारत परिषद एक्ट या अधिनियम 1861, भारत परिषद एक्ट 1861। अब इसे चार्टर एक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 20 वर्ष के लिए कंपनी को व्यापार करने के लिए है क्या? नहीं, भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश संसद बना रही है, इसलिए भारत परिषद एक्ट। क्योंकि वो जो 15 सदस्यीय परिषद बनाई थी ना, वो बना रही है अब कानून, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? भारत परिषद एक्ट। गवर्नर जनरल की कार्यप्रणाली, कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल की या वायसराय की लिखेंगे तो सीधा सा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों का विस्तार किया गया। मंत्री, राज्य मंत्री की परिषद अलग है और वायसराय की परिषद अलग है। ठीक है, वायसराय की परिषद आगे चल के राज्यसभा बनेगी और राज्य मंत्री की जो परिषद वो क्या बनेगी? लोकसभा बनेगी। ठीक, तो क्या किया इसमें? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। मतलब इसके सदस्य कितने थे पहले वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में? नहीं, वो उसमें आएगा, वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद नहीं, उसको थोड़ा सा ठीक करना। ठीक,
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पहले 4 थे, फिर 3 हुए, फिर विधि सदस्य को जोड़ा और फिर इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया। तो कितने थे? 4। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 4। तो सलाहकार वगैरह वो सब अलग रहेंगे, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ते रहेगी। कार्यकारिणी परिषद की सदस्य संख्या कितनी? 4। तो क्या लिखा आपने? कार्यकारिणी परिषद की सदस्यों की संख्या का विस्तार किया गया, संख्या को 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। ठीक है। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। आज भी है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, पहले से चला आ रहा है। कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ये प्रावधान काय में है? भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश क्या होता है? यदि संसद का कोई सत्र न चल रहा और कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके लिए कानून बनाना अति आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति महोदय देश के लिए और राज्यपाल महोदय अपने राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। इनकी शक्ति उतनी है जितनी कानून की होती है, लेकिन जैसे ही नया सत्र बैठेगा तो इसे पारित करना पड़ेगा, संसद को पारित करना पड़ेगा, और पारित नहीं किया तो फिर ये शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और पारित कर दिया तो फिर कानून बन जाएगा। तो कितने समय की अवधि होती है अधिकतम इसकी? एक अध्यादेश 6 माह 6 सप्ताह, 6 माह 6 सप्ताह, ऐसे ही कुछ है। 6 माह तो बोला जाता है, लेकिन कुछ दिन दिए जाते हैं कि भाई जिस दिन 6 माह खत्म हुए अगले ही दिन बैठक थोड़ी बैठेगी, कुछ तो समय उसको दिया जाता है। तो ये है उसका प्रॉब्लम। ठीक है। तो अधिकतम अध्यादेश कितने दिन तक रह सकता है? 6 माह तक। उसके बाद में या तो समाप्त हो जाएगा या फिर उसको कानून बना दिया जाएगा, या तो समाप्त हो जाएगा या फिर कानून बना दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनता है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो भारत परिषद एक्ट 1861 अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। बंगाल, अगला पॉइंट है, बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत वो पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। अब क्या है, राज्य जैसी कल्पना होने लग गई। अब जैसे राज्य बनने लग गए, 11 प्रांत थे टोटल, तो उसमें अलग अलग प्रांतों को बोला कि आप है ना अपने स्तर पर राज्य सरकार भी बना सकते हो। तो ये कौन कौन से प्रांतों को दिया? बंगाल को दिया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, मतलब जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है
उनको, और पंचायत, विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला पॉइंट, कानून बनाने की प्रक्रिया के तहत (1862) में तीन भारतीयों कौन कौन थे? एक तो बनारस के राजा, गंगाधर हाँ गंगाधर नहीं, बस बनारस के राजा लिखो, पटियाला पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अभी तक तो अंग्रेज होते थे परिषद में, वायसराय की परिषद हो या राज्य विधान परिषद हो, पहली बार भारतीयों को मनोनीत किया गया। एक बार क्वेश्चन बना था, क्या बना था? पहले मनोनीत उपाध्यक्ष, संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष, सब लिखते आ रहे हैं कौन? नहीं, लोगों ने तो लिखा ही नहीं था, टिक नहीं लगाया था इसको। एस सी मुखर्जी किया था, है ना, एस सी मुखर्जी, और एक किया था, दूसरा और ऑप्शन था, जो जो संविधान सभा के वो पहले अध्यक्ष बने थे। राजेंद्र प्रसाद के पहले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये ऑप्शन कई लोगों ने टिक कर दिया था। तो ये मालूम होना चाहिए कि ये नियुक्त है। मनोनीत किसको किया जाता है? जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन था उसमें? हाँ, कुछ विदेशी नाम था, वो मनोनीत किया गया था। तो ऐसे यह क्वेश्चन बनेगा, पहले भारतीय किसको मनोनीत किया गया था? तो ये नाम, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा, और सर दिनकर राव। ठीक है, काफी कुछ हमने 1861 में पढ़ लिया। कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, 4 सदस्यों से बढ़ाकर कितना कर दिया? उसमें 5 कर दिया गया। हाईकोर्ट की स्थापना, हाँ, पांचवा सदस्य जो जोड़ा गया था वो प्रशासनिक कार्यों से विधि के कार्यों को अलग कर दिया गया, और उसमें हाई कोर्ट, मतलब राज्यों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना। जो राज्य बनाए थे इन्होंने, इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कंफ्यूज नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट का तो पढ़ लिया ना हमने, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 कलकत्ता में, लेकिन हाई कोर्ट वाला कंसेप्ट कब आया था? 1861 में। अब हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। 2-3 बातें ही पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा नहीं। भारत परिषद एक्ट, भारत परिषद एक्ट 1892, भारत परिषद एक्ट। देखो, संविधान की विकास यात्रा इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि इन्हीं से हमारा संविधान बना हुआ है। ये सारी बातें अभी बता रही है, लोकसभा कैसे आए, राज्यसभा कैसे आए, मनोनीत सदस्य कैसे आए, सब तो हम पढ़ते जा रहे हैं। हाई कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया, सब कुछ आ गया। तो ऐसे ही हमारा संविधान बना, एकाएक नहीं बना, धीरे धीरे उसकी विकास यात्रा हुई है। लिखेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। अब जो मनोनीत सदस्य होते थे ना पूरे के पूरे, अब क्या बोला? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, मतलब पब्लिक नहीं चुनेगी, लेकिन जैसे कॉलेज वाले बोर्ड हो गया या कृषि वाला बोर्ड हो गया, किसान, ऐसे कुछ
स्पेशल जो संगठन है वो चुनकर भेजेंगे। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की थी, तो क्या लिखा आपने? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इसी में लिखना, आगे इसी पॉइंट को आगे बढ़ाना डैश लगा के। केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया गया, जिनमें 40% गैर सरकारी सदस्य होते थे। गैर सरकारी सदस्य होते थे, ठीक। कितने सदस्य विस्तार किया गया, तो कितने से कितना? पहले कितना था? न्यूनतम कितने बताए थे? 6 और अधिकतम कितने? 12। अब न्यूनतम 10, अधिकतम 16। न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, चाहे केंद्रीय विधानसभा हो या प्रांतीय विधानसभा हो, इतने सदस्य रहेंगे। और जितने भी सदस्य होंगे उसका 40% कैसा होगा मोदी? गैर सरकारी होंगे, मतलब सरकार के कर्मचारी नहीं होंगे। अब बजट पर बहस करने, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। बजट पर बहस करने व चर्चा करने का अधिकार, चर्चा करने का अधिकार इन्हें दिया गया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, और बजट पर बहस करने व चर्चा करने या प्रश्न पूछने की अनुमति इन्हें दी गई। प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई अब सदस्यों को। ये जो गैर सरकारी हो या सरकारी सदस्य हो, सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे बजट के ऊपर, ठीक। पहले नहीं था अधिकारी। कब दिया गया ये? 1892। लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते थे ये सदस्य, ये था। फिर प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं। आर्थिक मुद्दों पर ये प्रश्न पूछ सकते थे, बहस कर सकते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। तो ये अपने विचार रख सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन निर्णय किसको लेना? जो सरकारी सदस्य हैं उन्हीं को निर्णय लेना होता था, निर्णय लेना होता था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चलो, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसमें उतना महत्वपूर्ण नहीं था। ये मनोनीत सदस्य, इसको लिखना नहीं। तो मनोनीत सदस्य होते थे ना, तो इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि इससे एक ऐसे ले लिया जाए, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बना था। कानून कब बनेगा? 1909 में, तो उसमें नोट करेंगे इसे। अब हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1909, और क्या बोलते हैं इसे? मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट कब? ये 1909 में, 1909। अब तक क्या हुआ था? जो भारतीय विरोध करते थे ना ब्रिटिशर्स का, तो उसमें समझ में नहीं आता था अंग्रेजों को कि हमारा विरोध कौन कर रहा है, और शिकार हो जाते थे वो विरोध का। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहिए। हुआ क्या था? एक बड़ा संगठन बन गया था। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना कब हुई? 1885 में। किसने की थी अर्जुन? A.O. हयूम पढ़ते हैं, जिसको पढ़ते नहीं आता। आप हयूम पढ़ोगे, मैं ह्यूम पढ़ता हूँ।
ओ ह्यूम, एलन एक्टोवियम ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे और भारत में रह रहे थे। तो उन्होंने भारतीयों को और अंग्रेजों को दोनों को बड़े गौर से देखा था, एकदम बड़े शासन कर रहे थे, तो उनको दोनों के बारे में पता था। अब यही समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की, अंग्रेजों को बचाने के लिए की या भारतीयों की स्थिति में सुधार लाने के लिए की, ये पता ही नहीं चल रहा है। दोनों उसमें समीक्षा करेंगे, अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब समीक्षा करेंगे, अभी तो जनरली बात कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, सेफ्टी वॉल्व के रूप में, है ना, कि ब्रिटिश सरकार ने एक ओरा बना लिया है और उसके अंदर कैद कौन है, भारतीय, और उसमें एक ज्वाला भड़क रही है, तो भाई एक सेफ्टी वॉल्व कर लेते, कुकर में होता ना छोटा सा छेद जिसमें से गैस निकलती है, तो ऐसा कि भाई ये कांग्रेस क्या है, एक कि इनके अंदर जो द्वेष की भावना है, जो प्रतिशोध की भावना है, वो बाहर निकलते रहे धीरे धीरे। आवेदन, निवेदन, प्रार्थना पत्र ये अंग्रेजों से को देते रहेंगे और जो इनके अंदर जो भावनाएं भड़क रही है वो धीरे धीरे बाहर निकलते रहेगी। अंग्रेजों को अंग्रेज इनकी अंतरात्मा से वाकिफ होते रहेंगे और अपना बचाव करते रहेंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये भारतीयों की बड़ी हिमायती थी, भारतीयों को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अलग अलग बातें चलते रहती है। अब जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, तो फिर अंग्रेजों ने सोचा यार अब इन्होंने तो संगठन बनाना शुरू कर दिया और संगठन में शक्ति है, तो यदि ये सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो हमें तो जाना पड़ेगा भारत से, दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने वहां पर क्या फेंका, पासा फेंका और उन्होंने बोलना शुरू किया, अरे कांग्रेस तो हिंदू है और मुस्लिम भी तो है यहाँ पर, अरे तुम खान साहब तुम्हारा कोई संगठन नहीं है क्या? बोले बताओ कैसे बना रहा है संगठन? तो बोले आ जाओ। कहाँ आ जाओ? पाकिस्तान में, उधर आ जाओ, काबुल, कंधार, इधर आ जाओ। उधर बुलाया उन्होंने और 1906 में आगा खान और कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खान और सलीमुल्लाह, इन दोनों को बुलाया वहां पे और बोला कि तुम एक संगठन बना लो, तुम अपनी मांगे रखा करो। भाई कांग्रेस तो सिर्फ अपनी मांगे रखती है, तुम अपनी मांगे रखा करो। और हो गया वहां पे फूट डालो और शासन करो की नीति की शुरुआत। अब भारत में आपस में लड़ने लग गए कांग्रेस और मुस्लिम लीग। आग में और घी डालने का काम किया लॉर्ड कर्जन ने 1905, बंगाल विभाजन। क्या होता था कि जो जितने भी विचारक, जैसे पूरी दुनिया की बात करें तो ग्रीक, प्राचीन समय में ग्रीक, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, है ग्रीक से, वैसे भारत की यदि बात करें तो राष्ट्रीय चेतना का केंद्र कौन सा था, बंगाल। और बंगाल में क्या है, हिंदू और मुसलमान। तो बोले अब इसको तोड़ना कैसे है? बोले बंगाल तो बहुत बड़ा प्रांत है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा यहाँ पर शासन करना संभव नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको दो प्रांतों में बांट देते हैं, पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, दो भागों में बांट देते हैं। मतलब एक में हिंदू बहुत और दूसरे में मुस्लिम बहुत, दो भागों में बांट देते हैं। तो उसके लिए लड़ने लग गए यहाँ पे। तो इस तरीके से अंग्रेजों को मौका मिलते चला गया, फूट डालो और शासन करो की नीति उन्होंने अपना ली। अब ये जितना भी हो रहा था सब ये मौखिक था। अब इसको संस्थागत रूप देना था, तो वो था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक
निर्वाचन प्रणाली। उन्होंने बोला कि चाहे राज्य हो या केंद्र हो, प्रांत हो या केंद्र हो, मुस्लिमों के लिए कुछ पद आरक्षित रखे जाएंगे, सीटें आरक्षित रखी जाएगी। और मुस्लिम जो प्रत्याशी, उस क्षेत्र में मुस्लिम प्रत्याशी खड़े होंगे और वोट भी कौन करेगा? मुस्लिम लोग ही करेंगे, मुस्लिम लोग ही करेंगे। तो अब दिक्कत हो गई। क्वेश्चन बनता है, भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1909। मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मतलब धर्म के आधार पर, मतलब मुस्लिम धर्म को आरक्षण दिया गया वहाँ पे सीटों के लिए, जो चाहे केंद्र की हो या फिर प्रांत की हो। तो सबसे पहला इसमें ये प्रावधान किया गया। दूसरा, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई तथा केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था की गई। अतिरिक्त सदस्य कितने कर दिए थे? 10 से लेकर कितने कर दिए थे? 16। लेकिन इसमें और बड़ा कर दिया। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। तो इसमें निर्वाचित सदस्य होते थे 33। 60 में से निर्वाचित सदस्य कितने होते थे? 33। और मनोनीत सदस्य कितने होते थे? 27। मनोनीत सदस्य 27। टोटल कितने हो गए? 60। टोटल कितने हो गए? 60। लेकिन वोट व निर्वाचन का अधिकार सिर्फ मैट्रिक पास को था। ऐसा लगता था पहले समझदार लोगों का शासन था, मैट्रिक पास ही निर्वाचन भी का मतलब प्रत्यक्ष भी होता था और वही वोट भी दे सकता था। और अब तो कोई लेना देना ही नहीं है। अर्जुन क्या सोच रहे हैं आप? भूतकाल में चला जाए और चुनाव लड़ लिया जाए? ऐसा तो नहीं सोच रहे कुछ। तो क्लियर हो गया। 60 सदस्य 16 से बढ़ाकर कितने कर दिए? 60। निर्वाचित कितने होते थे? 33। और वायसराय द्वारा कितने मनोनीत किए जाते थे? 27। वोट देने का अधिकार, निर्वाचन का अधिकार किसको था? केवल मैट्रिक पास को था। कौन से पहले सदस्य? पहला सदस्य जो इसमें चुना गया था, तो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्य, ये क्वेश्चन भी बनेगा, ये क्वेश्चन बना भी है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले सदस्य। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? सांप्रदायिक
प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक निर्वाचन। मुख्य विशेषता इसको अंडरलाइन कर लें। एक और, जैसे बजट के ऊपर चर्चा करने का अधिकार था, बहस करने का अधिकार था, प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन वोट देने का अधिकार था क्या? नहीं। लेकिन इसमें वोट देने का अधिकार भी दिया गया, उसका विस्तार किया गया, आर्थिक शक्तियां दी गई, वोट देने का अधिकार दिया गया। मतलब कंप्लीट लाइन क्या होगी? बजट पर वाद विवाद करने, प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने व मत देने का अधिकार दिया गया। मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी सिर्फ अलग से क्या मिला उनको? वोट देने का अधिकार या मत देने का अधिकार। प्रश्न पूछने का तो पहले ही मिल गया था, यहाँ क्या मिला उनको? प्रश्न पूछने के साथ साथ चर्चा हो गई, वाद विवाद हो गया। अब पारित करना या नहीं करना, इस पर वोट भी ये दे सकते। ठीक, अंतिम अधिनियम हम पढ़ेंगे आज के लिए, शॉर्ट में पढ़ेंगे उसे भी, लेकिन एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। वो है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 क्या बोलते हैं इसे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और इसे क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो। मार्ले अलग है और मिंटो अलग है। तो मार्ले कौन थे? भारत सचिव। और मिंटो कौन थे? वायसराय। मार्ले कौन थे? इसका बताया मैंने, मार्ले ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ये सचिव थे और ये कौन थे? वायसराय। तो इसी प्रकार यदि देखें तो मॉन्टेग्यू कौन थे? सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय। चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय। अब ये कब लागू किया गया? ओह सॉरी, 1909 लिख लिया मैंने, ये क्या होगा? 1919। वो सिलेबस में भी, हाँ, सिलेबस में भी आपके सिलेबस में नहीं सर, एमबीबीएस सिलेबस में पढ़ी थी है ना, तभी तो पढ़ रहे हैं। आप क्या क्वेश्चन पूछा, मुझे समझ नहीं आया। टी में भी है, ये बताना चाह रहे हो? मैं उसमें लिखा है सर सिलेबस में 1919 का अधिनियम। अरे तो भाई हम उतना ही पढ़ते हैं, हम उतना ही पढ़ते हैं जितना सिलेबस में है। सिलेबस के बाहर हमें क्या लेना देना? हमारा तो एक ही नारा है, सिर्फ एमपीपीएससी, एमपीपीएससी। ठीक, तो अपन उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं पढ़ेंगे। कथा कहानियां भी सुनाता हूँ ना, तो उसी से संबंधित ही सुनाता हूँ। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। तो मॉन्टेग्यू वायसराय और चेम्सफोर्ड, सॉरी, मॉन्टेग्यू सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय, वायसराय थे। कब लागू किया गया इसे? 1921। 1 अप्रैल 1921 को इसे लागू किया गया। और कब तक लागू रहा है? 1 अप्रैल 1937 तक, 37 तक लागू रहा। क्यों? क्योंकि जैसे ये 1919 में अधिनियम आया, दावे आपत्ति ये सब होते रहे, लागू कब हुआ? 1921 में। ऐसे ही 1935 में आ गया था, लेकिन दावे आपत्ति सब कुछ निराकरण करते करते 1937 में उसे अंतिम रूप से लागू किया गया था। क्लियर हो गया? तो जब पहला वाला दूसरा वाला लागू होगा तब पहला वाला समाप्त होगा। ठीक, अब क्या किया गया यहाँ पे? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। द्विसदनात्मक, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। क्लियर हो गया? अब यही लोकसभा और राज्यसभा वाला कॉन्सेप्ट आ गया। कब से? 1919 से। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था कब लागू की गई? 1919। कहां पर? कहां लागू की गई? केंद्र में। ठीक, अब लिखेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक, उत्तरदायी सरकार की स्थापना,
उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना, देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, अभी हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन पढ़ रहे थे, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन कब? 1919 के अधिनियम के तहत, 1921। ठीक, तो क्या? प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। अब देखो 1935 का अधिनियम आएगा, 1937 में वो लागू हो जाएगा, लेकिन निर्वाचन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया। तो इसलिए क्वेश्चन बना था कि 1919 के अधिनियम के तहत जो व्यवस्था की गई थी, तो उसके तहत अंतिम चुनाव कब हुए थे? तो कब हुए थे? 1946 में। बात क्लियर हो गई अमरदीप? कब? 1946 में। और हम क्या सोच रहे थे? तो 1919 में है, तो फिर 32-33 में हुए होंगे, क्योंकि 35 में तो दूसरा अधिनियम आ गया, तो पूरी शासन व्यवस्था बदल गई। भाई वो पूरा थोड़ी बदलते थे, क्या करते थे? सुधार करते थे, नया कुछ लेके आते थे, पहले वाले को चलने देते थे। तो क्या किया? प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, ये याद रखना। देखो केंद्र में क्या किया? द्विसदनात्मक विधायिका, लेकिन प्रांतों में क्या किया? द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली। इसको जरा अच्छे से नोट करना। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका और राज्य में द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली मतलब वही जो मैंने बताया था ना, उत्तरदायित्व रहित शक्ति और शक्ति रहित उत्तरदायित्व, ऐसा कुछ कर दिया उन्होंने। 2 स्तर पे शक्तियां दे दी, इस पे तुम कानून बनाओ, इस पर तुम कानून बनाओ, ऐसा। तो ये कहा कब किया गया? 1919। और कहाँ किया गया? राज्यों में। और फिर 1935 में यहां से उठाकर इसे कहाँ लेके चल जाएंगे? केंद्र में, केंद्र में लेकर चल जाएंगे। ये लिखेंगे इसे बराबर। अभी क्या लिखा आपने? प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 + 1, 144 + 1, मतलब 144 सदस्य होंगे और 1 कुल अध्यक्ष। अब देखो ये 60 सदस्यों में भी क्या होता था, 60 सदस्यों का भी थोड़ा सा वर्गीकरण करेंगे अपन। सदस्यों की संख्या तो क्या, परिषद, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी? 60, 60, 60। इसमें से 34 निर्वाचित होते थे 5 वर्ष के लिए, 34 निर्वाचित होंगे 5 वर्ष के लिए, 34 निर्वाचित होंगे 5 वर्ष के लिए। और बाकी कितने बचे? 26। 26 क्या होंगे? मनोनीत। 26 क्या होंगे? मनोनीत। क्लियर हो गया? अब ऐसे इसमें जो 144 सदस्य हैं, 144 सदस्य, ये 104 सदस्य निर्वाचित होंगे, निर्वाचित होंगे और 40 सदस्य मनोनीत होंगे, 40 सदस्य
मनोनीत होंगे। कितने वर्ष के लिए होते थे, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। राज्य परिषद के सदस्य 5 वर्ष के लिए, और केंद्रीय विधान परिषद के जो 144 सदस्य होते हैं ये कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक। प्रांतों में कौन सी प्रणाली लागू की गई थी, द्वैध शासन प्रणाली। कितने प्रांत बताएं टोटल, 11 प्रांत। याद रखना, कान खोल के सुन लो जब भी कोई प्रश्न आए। कितने प्रांत, 11 प्रांत। मतलब 1858 में जो घोषणा की गई थी तो उसमें ये बोला था ब्रिटिश अधिकृत प्रांत, और उसको कितने भागों में बांटा था, 11। और ये बोला था कि अब दूसरे प्रांतों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो 11 प्रांत की बात करते थे। ठीक, तो ये 11 प्रांत थे। तो 11 प्रांतों में उन्होंने 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया था, बाकी में नहीं। आज भी यही है। जो राज्य है, राज्य में कि कई राज्यों में विधान परिषद है और कुछ में नहीं है। ठीक? तो इन्होंने 8 प्रांतों में विधान परिषद बनाए थे। 8 प्रांतों में विधान परिषद बनाए थे, जैसे बंगाल, पंजाब, असम, बंगाल, पंजाब, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बिहार, उड़ीसा। इन प्रांतों में विधान परिषद इन्होंने बनाया था। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ये क्वेश्चन में छुपा हुआ है, पता होना चाहिए। सबसे पहले भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1919 वोट देने का अधिकार। और क्या हुआ था, लोक सेवा आयोग का गठन। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। लोक सेवा आयोग का गठन, ये क्वेश्चन भी बनता है। किस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अब द्वैध शासन को समझ लेते हैं हम। द्वैध शासन, द्वैध शासन प्रांतों में था। अब कैसे किया है इसमें, तो आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, और दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ये प्रांतों में था, ये प्रांतों में था। आरक्षित विषय मतलब आरक्षित विषय ऐसे होते थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय और उसकी परिषद के पास में होगा। तो ऐसे विषय जैसे आरक्षित विषय में वित्त मतलब फाइनेंस से संबंधित जितने भी मामले होंगे, ठीक, भूमिकर, पुलिस, पेंशन, समाचार पत्र, छापाखाना, प्रिंटिंग मतलब, सिंचाई, जलमार्ग, खान मतलब खजाने, है ना? कारखाना, बिजली, मोटर गाड़ियां,
बंदरगाह, ये सब किसके काय में? आरक्षित विषय। कि ब्रिटिश संस्थाओं के लिए आरक्षित, वायसराय उसकी परिषद के लिए आरक्षित। और हस्तांतरित विषय मतलब ये परिषद को दे दिए, जैसे शिक्षा, जिससे कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है, कोई लेना देना नहीं है, वो इनको दे दिए। शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, PWD, आबकारी, तौल तथा माप, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन, धार्मिक मामले, ये सब किसको दे दिए? हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो है गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास में। आरक्षित विषय जो लाभ के मामले माने जाते हैं, ठीक। और हस्तांतरित विषय किसके पास में? विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के पास में होते थे, ठीक। ये याद रखना। तो आज हमने पढ़ा भारत परिषद अधिनियम, चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम। चार्टर एक्ट कितने पढ़े अपन ने? 3, 1813, 1833 और 1853। परिषद अधिनियम कौन कौन से पढ़े? 1858, 1861, 1892। भारत शासन अधिनियम 1909 और 1919। 2 अधिनियम हमें पढ़ना है अभी, वो पार्ट सी में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और वो महत्वपूर्ण भी है। कौन कौन सा? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और उसके बाद हमारी शुरुआत हो जाएगी संविधान सभा से संबंधित, मतलब भारत के संविधान का निर्माण कैसे किया गया। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और एक बार लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।